हमेशा हाई टू लो होता है। कोई भी ट्रांसफर हो, अगर मुझे जाना है कहीं से कहीं भी, तो मैं हाई से लो की तरफ जाऊंगा अगर दोनों तरफ सेम कंडीशंस हैं तो। अब ये मत कहना मैं स्कूल से घर जा रहा हूँ, स्कूल से घर नहीं जा रहे हो, घर से स्कूल नहीं आ रहे हो। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ अगर दो जगह सेम कंडीशंस हों और आपको कहा जाए आप ट्रैवल कीजिए, तो आप कंपेयर करेंगे कहाँ हाई है और कहाँ लो है। जहाँ लो होगा आप वहाँ जाएंगे। जैसे कि टेम्परेचर करता है, जैसे कि बकेट में वाटर करता है, राइट। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है बहुत सारे, तो मान लेना इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे उसके अंदर। एक एटम के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर इसके अंदर तो इतने एटम्स हैं, कई ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इनको भी फ्लो करना होगा तो ये कहां से कहां को करेंगे, ये बताओ। सेम फॉलो करेंगे, हाई टू लो ही जाएंगे, ये लो टू हाई नहीं जाने वाले, इनको भी हाई टू लो ही जाना है। अगर दोनों तरफ सेम डेंसिटी होगी, यानी एक जितने यहाँ है खड़े उतने ही यहाँ भी होंगे, तो ये फ्लो ही क्यों करेंगे, ठीक है। तो इनको भी एक तरफ कम और एक तरफ ज्यादा करके देने पड़ते हैं, तब जाके ये थोड़ा एनर्जी लेके भागना शुरू करते हैं, यानी फ्लो करना शुरू करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो इसी लो और हाई डेंसिटी यानी कि एक जगह इकट्ठा होने की क्षमता, उसी का काम करती है ये बैटरी। ये बैटरी आपको एक पुश देती है, यानी कि एक वजह देती है, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने की। एक तरफ कंसंट्रेशन हाई करती है, एक तरफ लो करती है, और इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? जी हाँ, यही होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा, भाई ठीक है बात करो, इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये जाएगा कहाँ को, हमेशा पॉजिटिव को ही तो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव है तो ये कहाँ को जाएगा सर, पॉजिटिव पोल की तरफ, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट्स। या ये इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा। इसके लिए जरूरी क्या है, इधर ये कब जाएगा, अच्छा बताओ। मान लो ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ कब आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तब आएगा जब इस तरफ की कंसंट्रेशन कम होगी और यहाँ हाई होगी। यहाँ नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, दैट मींस अगर इस बैटरी से, ये भी तो एटम से मिलकर बनी है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो यहाँ क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और यहाँ ज्यादा हो गई तो ऑब्वियसली यहाँ कम हो जाएगी। भाई अगर मेरे पास यहाँ 10 लोग हैं, यहाँ 10 लोग हैं, तो मैं इनमें से एक को कम करने के लिए क्या करूँ, इसमें से निकालूं तो मैं यहाँ 5 ऐड ना कर दूं, ये अपने आप बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ा दूं तो यहाँ कंसंट्रेशन हाई और यहाँ ऑटोमेटिकली लो, और अगर यहाँ लो हो गई तो इनका क्या हो गया, फ्लो स्टार्ट, राइट। इस डिफरेंस को ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इनके कंसंट्रेशन की डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। मन में बैठा लो इसे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है भाई, इसको यहां से यहां लाने के लिए कुछ एनर्जी भी चाहिए होगी, अपने आप तो नहीं आ जाएगा भाई, कुछ एनर्जी, कुछ धक्का दिया होगा तभी तो यहाँ इकट्ठे हुए, राइट। उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर एक सिंपल वायर है, सिंपल वायर में इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, ये मूव कब करेंगे, जब आप इसमें बैटरी लगाओगे। बैटरी ऐसा क्या कर देती है कि ये मूव करने लगते हैं, बैटरी कुछ नहीं करती, केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों की कंसंट्रेशन को एक जगह ज्यादा और एक जगह कम कर देती है, ताकि नेचुरल फिनोमेना के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगे। और जब ये जाते हैं तो इनका फ्लो स्टार्ट होता है, और इसी फ्लो को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, ओके, राइट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, पुश, या वो एनर्जी, जो एनर्जी हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ मूव होने के लिए दे रहे हैं, वो एनर्जी क्या कहलाती है, या वो वर्क डन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इन दो जगहों पे जो हमने ये क्रिएट किया है डिफरेंस, ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और दो, या हालांकि
हम ऑफिशियली साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको ऐसे नहीं बोलते, इसको एक दूसरे तरीके से बोलते हैं। क्या कहा जाता है? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टू another point. This is the definition and this one is known as potential difference. Work done in moving a unit charge from one to another point. यानी कि मान लो ये यूनिट चार्ज, सिंगल चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन की। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां लाने में किया गया जो कार्य होगा, उस कार्य में कुछ ना कुछ एनर्जी यानी ऊर्जा खर्च हुई होगी ना। ऊर्जा और कार्य लगभग बराबर, एनर्जी एंड वर्क। तो वही है, जितना भी वर्क यानी कि ऊर्जा खर्च हुई यानी कि वर्क किया गया, उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। और ये पुश ही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप मेरी बात आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ में आ रही हो कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है। अभी एक और इंटरेस्टिंग थिंग बताऊंगा मैं। फिलहाल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझिए आप। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जो बैटरी लगाने की वजह से कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस हम पैदा करते हैं, वही है पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसे? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक यूनिट चार्ज को इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, कहीं पर भी, ये पॉइंट यहां से यहां भी हो सकता है, यहां से घुमाकर लाने, यहां से घुमाकर यहां लाने में किया गया कार्य भी पोटेंशियल डिफरेंस ही कहलाएगा। और यहां से घुमा के यहां लाने में किया कार्य भी पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से यहां तक तुम तब भी वो जितना भी वर्क डन करोगे, जितना भी एनर्जी रिलीज करोगे, वो क्या होगी? पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी बात आई होप आपको लोगों को समझ में आ रही हो। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम किसी चीज से डिनोट भी तो करते हैं। जब हम करंट को I से करते हैं, चार्ज को Q से करते हैं, तो हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को भी किसी ना किसी चीज से डिनोट करेंगे। ठीक है। और वो डिनोटेशन आएगा कैपिटल V। कैपिटल V से हम डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। राइट? पोटेंशियल डिफरेंस इज V। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्य करने की दर, ठीक है, वर्क डन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। भाई वर्क डन आया, वर्क डन, तो वर्क डन को हम किससे डिनोट करते हैं? वर्क को किससे डिनोट करते हैं? W से। ठीक है। दूसरी चीज, मूविंग अ यूनिट चार्ज, किसका नाम आया अगला? चार्ज का। तो हम क्या करेंगे? Q। चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। राइट? वर्क डन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट। ये आ गया फॉर्मूला। तो V is equal to W upon Q। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। W क्या है? वर्क डन। Q क्या है? चार्ज। अच्छा, अब इसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सुनो। मान लो यूनिट चार्ज, यूनिट मतलब 1। अगर हम चार्ज को 1 कर दें तो कितना आएगा? Q is equal to 1 कूलम। तो V बराबर क्या हो जाएगा? W। भाई साहब ये डेफिनेशन है। वर्क डन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। So V is equal to W if Q is equal to 1। पर अगर Q1 नहीं है, हम सारे इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या है? V बराबर W अपॉन इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ये न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये काफी सारी मात्रा में होते हैं। मैं तो केवल एक एक ही बनाया है। इसके ओरिएंटेशन के बारे में बाद में बात करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने न्यूट्रॉन के अंदर बनाया है प्रोटॉन। इसलिए बनाया क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर ही होता है। इलेक्ट्रॉन को मैंने इसके और इसके आउटर शेल के बीच में बनाया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहीं पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। डिटेल में हम इसकी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे।
लेकिन फिलहाल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन चीजें जो हैं, ये तीन चीजें मिलकर बनाती हैं आपका एटम। अच्छा, इसमें से एक इंटरेस्टिंग बात ये कि न्यूट्रॉन साहब जो होते हैं ये होते हैं नल। नल मीन्स कि इनमें कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल शब्द यूज करते हैं हम, न्यूट्रल डेट मीन्स उदासीन, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज होने का मतलब क्या है? चार्ज होने का मतलब है उसको किसी तरफ अट्रैक्शन रखता हो, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे कि आप और मैं हैं, अगर आपको कोई पर्सन, जैसे आप और मैं हैं और मेरे को आपसे प्यार है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है, तो मैं आपसे कहूंगा मेरा एटीट्यूड आपके लिए पॉजिटिव हो। अगर मेरे को आप पर गुस्सा है तो मेरा एटीट्यूड आपके लिए नेगेटिव होगा। और यहीं पर अगर आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, ना मेरे अंदर आपके लिए गुस्सा है ना प्यार है, तो हमारे बीच एक रिलेशन किस तरह का होगा? न्यूट्रल, यानी कि उदासीन, ना आकर्षण वाला ना ही घृणा वाला। सो दैट वन इज न्यूट्रॉन, न्यूट्रल। प्रोटॉन, प्रोटॉन इज पॉजिटिव, ओके, अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, रिपल्शन, ओके। न्यूट्रॉन न्यूट्रल, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, these are the charges। तो चार्जेस का नेचर है ये, इन दोनों को कहते हैं चार्ज पार्टिकल्स। ये दोनों क्या कहलाते हैं? चार्ज पार्टिकल्स। ये चार्ज पार्टिकल्स हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, तो कोई एक चार्ज नहीं है, दोनों के दोनों चार्ज का काम करते हैं। ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, एक आकर्षण है और एक प्रतिकर्षण है, एक अट्रैक्शन और एक रिपल्शन, ओके। सो इनको चार्ज पार्टिकल कहते हैं। चार्ज पार्टिकल में ये नहीं आएगा साहब क्योंकि ये है न्यूट्रल। आप हम ये जो बात कर रहे थे यहाँ चार्ज की, साहब आपने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं आप, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये कंफ्यूजन बहुत है और इसमें ही है एक बहुत बेहतरीन खेल करंट के बारे में, जो मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि आप चार्ज पार्टिकल्स के बारे में समझ गए। अगर मैं चार्ज कह रहा हूँ दैट मींस किनको बात कर रहा हूँ मैं, या तो प्रोटॉन की बात करूंगा या फिर इलेक्ट्रॉन की, किसी तीसरे की नहीं, राइट। चार्ज क्या होंगे समझ में आ गया ना, राइट। अच्छा, हाँ, इसमें एक चीज जरूर मैं बताना चाहूंगा कि जो चार्ज शब्द है इसको कुछ डिनोट, किसी एक अल्फाबेट से हम डिनोट भी करते हैं और कुछ ना कुछ इसका सिग्निफिकेंस भी होता है, जो धीरे धीरे करके मैं आपको बातें खोलूंगा। देखिएगा किस तरह से। यहाँ पर सबसे पहले तो चार्ज क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं मैंने आपको समझा दिया। चार्ज होता है एक तरह का एटीट्यूड, यानी कि एक तरह का नेचर कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर उसमें पॉजिटिव प्रॉपर्टीज है तो वो चार्ज, तो भी वो चार्ज कहलाएगा, नेगेटिव प्रॉपर्टीज है तब भी वो चार्ज कहलाएगा, बट अगर कुछ नहीं है तो वो चार्ज लेस कहलाएगा, ओके, यानी कि न्यूट्रल कहलाएगा। चार्ज लेस दैट मींस न्यूट्रल। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रल अलग अलग है, ओके। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ, तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि चार्ज जो है वो प्रोटॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, और अब इनमें से मैंने कहा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। इनमें से फ्लो कौन सा करेगा आप खुद बताओ, आप खुद बताना। अगर ये रहा एटम, ये रहा न्यूट्रॉन, इसके अंदर बंद है प्रोटॉन और यहाँ खुला है इलेक्ट्रॉन, तो फ्लो कौन कर पाएगा, अंदर वाला या बाहर वाला? ऑब्वियसली बाहर वाला ही फ्लो करेगा, क्योंकि भाई इसे फ्लो करने के लिए इसके बाहर नहीं जाना है, इसके अंदर नहीं जाना है, इस पाथ पे फ्लो कर सकता है, लेकिन इसको फ्लो करने के लिए इस शेल के बाहर आना पड़ेगा, और वो शेल के बाहर आने के लिए उसे चाहिए एनर्जी, उस पे है नहीं। दैट मीन्स फ्लो कौन करेगा इजीली, इलेक्ट्रॉन। हमेशा दिमाग में बैठा लेंगे आप लोग बात कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूवेबल ज्यादा इजीली हो जाता है,
वहीं प्रोटॉन को अगर मूव कराना है तो हमें हायर एनर्जी उसे प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसीलिए फ्लो ऑफ चार्ज, तो यहाँ चार्ज कौन होगा? इलेक्ट्रॉन, राइट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अभी इसका एक कंट्राडिक्शन यानी कि विलोम बात मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जिससे आपको बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा इस चीज में। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये चीजें समझ रहे हैं शुरुआती लेवल पर, ये जरूरी है जानना। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। चार्ज कौन? इलेक्ट्रॉन। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। चार्ज कौन? इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज जो करेगा फ्लो और हमें देगा करंट। इसको ये जो मैंने E माइनस लिखा है ना, ऐसे ही नहीं लिखा है। ये E माइनस जो है इलेक्ट्रॉन का डिनोशन है। दैट मींस हम डिनोट करते हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन को। जब भी इलेक्ट्रॉन लिखना होगा तो आप E पूरा ना लिखकर E के ऊपर जगह माइनस लगा दें, हम समझ जाएंगे कि आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। आप बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हो, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन शब्द आता है वहां पे E की पावर माइनस लिख दो, दैट विल बी इलेक्ट्रॉन। ओके, so charge is known as current, that is electron, not the proton. Why not proton? Because it is not easily available to move, यानी कि फ्लो करने के लिए अवेलेबल कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसलिए किसका फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन का। अब इसका एक जो भाई फ्लो हो रहा है, यानी कि मान लो ये एक तार है, इसलिए ये छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से फ्लो होके यहाँ जा रहा है, दैट मींस वो फ्लो होगा तो वो चेंज कर रहा है पोजीशन। पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसका भी क्या हुआ है? रेट होगा। ठीक है, यानी कि कुछ समय में कुछ डिस्टेंस चलते हुए तो यहाँ पहुंचा वो, इसीलिए हम इसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं। और बस इसका यहाँ से यहाँ पहुंचना ही करंट कहलाता है। जो भी चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो सब में होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया दुनिया की सभी चीजें एटम से मिलके बनी है, और किसी में एटम अगर है तो इलेक्ट्रॉन भी डेफिनेटली होगा। तो इलेक्ट्रॉन का मूव करना ही क्या कहलाता है? करंट। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर कुछ बातें नहीं भी आई हैं तो आप बेशक मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन जो भी आपको लगता हो। तो इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो, चार्ज नोन एज करंट, एवरीथिंग इज क्लियर आई होप। ठीक है, अब मैं आपको इसके बेसिस पे जो बताता हूँ जो है वो एक फॉर्मूला जो हम ड्राइव करते हैं। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने आपको बताया था रेट को किससे, रेट जो है किससे कनेक्टेड है? टाइम से। तो टाइम को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल t से। इसी तरह से चार्ज, चार्ज का भी एक क्वांटिटी यानी कि एक अल्फाबेट हमने चूज किया है जिससे हम डिनोट करते हैं, और वो है Q, कैपिटल Q या स्मॉल q। वैसे स्मॉल q कम ही करते हैं, कैपिटल Q मोस्टली करेंगे। तो कैपिटल Q क्या रिप्रेजेंट करेगा? चार्ज। हमेशा कैपिटल Q क्या रिप्रेजेंट करेगा? चार्ज। करंट क्या, करंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे? करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे I से। करंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? I से। रेट यानी कि टाइम, चार्ज Q, करंट I. So there is a formula for the current. You can say I is equal to Q upon T. This one is the formula for current. Rate of flow of charge is current. Okay? अच्छा, अब आप पूछोगे कि T अपॉन में क्यों आया, न्यूमरेटर में क्यों नहीं आया, डिनोमिनेटर में क्यों आ गया? वो इसीलिए कि बेटा जब भी आप कोई भी चीज में चेंज निकालते हो तो जिस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा होता है उसी से डिवाइड करते हो। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि आप 1 मिनट में 6 लड्डू खाते हो, ठीक है, तो 2 मिनट में कितने खाओगे? आप तुरंत मल्टीप्लाई कर दोगे, आप बोलोगे 12 लड्डू खाता हूं। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं आप 2 मिनट में 12 लड्डू खाते हो तो 1 मिनट में कितने खाओगे? तो आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। किससे? 2 से। उसी तरह से अगर एक आदमी इतने चार्ज को इतने समय में ले जा रहा है, समझ रहे हो? एक आदमी Q चार्ज को T समय में ले जा रहा है, फ्लो करा रहा है, वो क्या देगा? करंट। और अगर वो 1 सेकंड में पूछूंगा उसको तो 1 सेकंड में कितना करेगा? अगर T की वैल्यू 1 हो जाए
कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। भाई टाइम की यूनिट सेकेंड ही तो होती है, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो t की जगह क्या आ जाएगा 1। और आप सभी जानते हैं अगर डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू q। यानी कि अगर एक सेकंड में जितना भी चार्ज फ्लो होगा वो क्या है, करंट। एक सेकंड में किसी भी कंडक्टर में जितना भी चार्ज होगा फ्लो वो क्या हो जाएगा, उसका करंट हो जाएगा। इसीलिए हम इसे अलग शब्दों में लिखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। पहले मैंने खाली फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट लिखा था, तो फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, ये भी सही है, बट कंडीशन थी वहां क्या कि वो एक सेकंड में होना चाहिए। फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट बट इन 1 सेकेंड। और अगर 1 सेकेंड नहीं लगाना है, जितना टाइम ले सकते हो तो ये वाली बात है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, यानी कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब सुनिए मेरी बात, भाई T का यूनिट मैंने क्या बताया, सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, इसी तरह से चार्ज जो है ना, इस चार्ज का भी एक यूनिट होता है। ओके, चार्ज यानी कि Q ये दो ही हो सकते हैं, या तो प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। करंट के केस में ये क्या होगा, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज की जो यूनिट है वो होगी कूलम। ओके, चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम। कूलम एक साइंटिस्ट थे और उन साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने कूलम नेम रख दिया इसकी यूनिट का। काफी सारी यूनिट्स आपको मिलेंगी, काफी सारी आपको यूनिट्स ऐसी मिलेंगी जिसमें किसी ना किसी क्वांटिटी का जो यूनिट दिया होगा वो किसी अच्छे बेहतरीन फिजिसिस्ट यानी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया होगा, जिस साइंटिस्ट ने काफी अच्छा काम किया है फिजिक्स के लिए। तो चार्ज जो है Q से डिनोट होगा और उसकी यूनिट क्या रहेगी, कूलम। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इनको समझने का नहीं है, केवल रटने, सिंपली आप बस नॉलेज, ये फैक्ट है कि चार्ज जो है वो Q से रिप्रेजेंट होता है और उसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। ओके, बस इतना समझने का है कि हम करंट के पर्सपेक्टिव में चार्ज कौन सा देखेंगे, इलेक्ट्रॉन। ओके, चार्ज का मतलब क्या हुआ, करंट, इलेक्ट्रॉन। नाउ हियर अगर Q की क्या है, कूलम, T की कितनी है, सेकंड, तो I की यूनिट क्या बनेगी भाई, करंट की यूनिट क्या बनेगी, कूलम पर सेकंड। करंट की जो यूनिट है वो क्या बनेगी, कूलम पर सेकंड। मेरी बात समझ में आ रही है। पर हम इसको एक और नाम से जानते हैं और वो नाम ये है एम्पेयर। ये भी साहब एक बहुत बेहतरीन फिजिसिस्ट यानी कि साइंटिस्ट हुआ करते थे, और हम कूलम पर सेकंड को कूलम पर सेकंड ना लिखकर सीधा क्या लिख सकते हैं, एम्पेयर लिखते हैं। इसीलिए हम I यानी करंट की यूनिट क्या बताएंगे, एम्पेयर। बात ध्यान रहेगी, करंट की यूनिट क्या रहेगी, एम्पेयर। और अगर कहीं पे कूलम पर सेकंड लिखा हो तो घबराने का नहीं, क्योंकि I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, इसीलिए हम इसे कूलम पर सेकंड लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को। करंट का चैप्टर, करंट का जो टॉपिक है यानी विद्युत जो होती है क्या होती है, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है और आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे करंट बहता है। ठीक है, किसी भी फिलहाल करंट बहता कैसे है ये मैंने आपको नहीं बताया, मैं मानता हूँ, ये मैं आपको बताऊंगा इन फ्यूचर क्लासेज। पर फिलहाल करंट होता क्या है ये समझ में आ गया, इतनी उम्मीद मैं करता हूँ। अगर आपको नहीं आया होगा तो आप बेशक मेरे कमेंट सेक्शन में उसको कर सकते हैं, मैं दोबारा क्लास बनाऊंगा और बेटर प्रेजेंटेशन के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। राइट, सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। चार्ज क्या है, Q, करंट क्या है, I, रेट मींस चेंजिंग, और चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, इसीलिए I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अगर T बराबर 1 सेकेंड है तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q, यानी कि जितना भी चार्ज होगा वो क्या बन जाएगा, करंट। एक सेकंड में जितना भी चार्ज है वो क्या है, करंट है। और इसकी यूनिट कूलम पर सेकंड, एंड इसकी अनदर यूनिट क्या रहेगी,
ampere. Okay, thank you very much. This is the class for today. Tomorrow we will discuss about the voltage. Okay, thank you very much.